हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है इंडिया वाली बुक का, जिसका नाम है भारत की स्थिति। इस वीडियो को बच्चों बहुत बेसिक तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं एनिमेशन के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बात करते हैं चैप्टर का, जैसा कि नाम है आप सभी को पता है, भारत की स्थिति। तो इसमें हम टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे भारत का आकार किस प्रकार का है, दूसरा विशिष्ट भौतिक विविधताओं के बारे में पढ़ने वाले, भारत की भौतिक विविधता, पहाड़, पर्वत, झरने, नदियां, इन सब के बारे में। इसके साथ भारतीय उपमहाद्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, और भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो बात करते हैं तो भारत का आकार। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इतना एरिया कवर करता है भारत। इसके साथ साथ भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है बच्चों, 3214 किलोमीटर है। और गुजरात से जैसे पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है बच्चों, वो 2933 किलोमीटर दूरी है। ये भारत का उत्तर से दक्षिणी यानी देशांतरी और अक्षांशीय क्या है बच्चों, विस्तार है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो बच्चों, पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, और उसके ऊपर जो लाइन है उसे कहते हैं कर्क रेखा, और उसके नीचे जो है बच्चों उसे कहते हैं मकर रेखा। इसके साथ साथ पृथ्वी के जो सबसे उत्तरी भाग है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है साउथ पोल, जहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है। 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है बच्चों, यहाँ रात होती है। अब बात करते हैं अखिल। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी का जो हमारी भारत का क्या है पृथ्वी पर मतलब स्थिति क्या है। तो बच्चों ये देखिएगा कि होता क्या है बेसिकली बच्चों, ये क्या है भारत की स्थिति है। जैसे कि अगर बात की जाए भारत की स्थिति के बारे में बात की जाए, तो जो उत्तर में है जो बच्चों वो कितना है, 1 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जो इसके साथ साथ क्या है बच्चों, दक्षिण में जो भारत की स्थिति है वो कितनी है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है। और अगर हम देखें कहाँ बच्चों, अगर हम लोग देखें पश्चिम, तो पश्चिम में स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर पूरब में देखें तो 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बच्चों क्या है बच्चों, भारत की क्या है बच्चों स्थिति है। ठीक है बच्चों, ये भारत की क्या है बच्चों स्थिति है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है ना, जो हमारा करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारे विश्व के बारे में। ठीक है तो बच्चों, तो विश्व में याद रखिएगा कि सबसे पहले जो महाद्वीपों के बारे में बात करें। महाद्वीप एक ऐसा भूखंड होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है बच्चों। अब कौन कौन से महाद्वीप हैं, जैसे पहला महाद्वीप बच्चों जैसे एशिया महाद्वीप, दूसरा बच्चों आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और याद रखिए एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा आता है बच्चों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा आता है बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, छठा आता है यूरोपीय महाद्वीप, और सातवां आता है बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप, जो बहुत ज्यादा ठंडा है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे कितने लगभग 7 महाद्वीप हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों महासागर और सागर के बारे में तो याद रखिएगा, विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं हमारे। जैसे पहला आता है प्रशांत महासागर, और याद है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा आता है बच्चों अटलांटिक महासागर। तीसरा आता है बच्चों हिंद महासागर, आपको दिख रहा होगा हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्कटिक महासागर, जो रूस के ऊपर है बच्चों। और पांचवा आर्कटिक महासागर आता है, और एक आता है बच्चों अटलांटिक। ठीक है बच्चों, महासागर अंटार्कटिक, एक होता आर्कटिक और एक होता अंटार्कटिक। ठीक है बच्चों, महासागर ये आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से 5 महासागर हैं। इसके साथ ये महासागर बच्चों क्या करें, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या करते हैं, घेरे रखते हैं। अब बात करते हैं भारत में राज्यों के बारे में। चलो भारत में देखते हैं कौन कौन से राज्य कौन कौन से हैं। तो जैसे कि शुरू करते थे, पहला बच्चों देखो लद्दाख, दूसरा आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है पंजाब,
फिर आता है हरियाणा, फिर आता है उत्तराखंड, ठीक है बच्चों। इसके साथ फिर आता है उत्तर प्रदेश, आपको तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। फिर आता है राजस्थान जो क्षेत्रफल से बड़ा है। फिर आता है बच्चों गुजरात, फिर आता है बच्चों महाराष्ट्र, फिर आता है बच्चों गोवा, दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा है गोवा। फिर दिख रहा होगा कर्नाटक, इसी के ठीक नीचे बच्चों केरल, इसी के ठीक बगल में है तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना बच्चों। इसी के ठीक ऊपर कौन सा बच्चों, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर बच्चों तेलंगाना है ना बच्चों। फिर आता है उड़ीसा, ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़। फिर आता है बच्चों मध्य प्रदेश, जो बीच में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। इससे बगल में देखो बच्चों झारखंड। फिर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका बिहार। फिर आता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है असम। फिर आता है नागालैंड। फिर आता है बच्चों मणिपुर। फिर मिजोरम। फिर बच्चों आता है त्रिपुरा। फिर आता है मेघालय और फिर आता है सिक्किम। इस प्रकार से ये हमारे 28 राज्य हैं। अब देखो बच्चों क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो संसार के देशों में भारत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो संसार में 7वें नंबर पे आता है बच्चों, ठीक है। अब जैसे पहले नंबर पे आता है बच्चों रूस, दूसरे नंबर पे आता है बच्चों चीन, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों कनाडा, ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 6ठे नंबर पे आता है बच्चों ब्राजील और 7वें नंबर पे आपका प्यारा सा आता है भारत। चलो आगे बात करते हैं। देखो बच्चों अगर कर्क रेखा से देखा जाए हमारी पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं ये जरा देख लेते हैं। तो बच्चों कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन सा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बच्चों भारत के राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जो बेसिक पार्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पहला वाला टॉपिक बात करेंगे बच्चों विशिष्ट भौतिक विविधता, यानी भारत की आखिर भौतिक विविधता क्या है, विशेषता क्या है उसकी। तो बच्चों पहला तो याद रखिए हमारे भारत में क्या है, उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बहुत सारी भारत में नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियों की प्राथमिकता है भारत में। इसके साथ साथ अगर उत्तर पूर्व या दक्षिण भारत में देखा जाए तो वनों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, आपको चित्र में भी दिख रहा हो किस तरह से हरे भरे। यहाँ तक कि मरुस्थल का फैलाव है। उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में क्या हिंदुकुश और सुलेमान की पर्वत श्रेणियां हैं और उत्तर पूर्व में पहाड़ियां पाई जाती है भारत में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत एक भौगोलिक या भौतिक विविधता वाला देश है। जिस प्रकार की विविधता आपको भारत में देखने को मिलेगी बच्चों वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आखिर उपमहाद्वीप कहते किसे। तो बच्चों उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है कि भौगोलिक दृष्टि से क्या होता है बच्चों, भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, जो अन्य महाद्वीपों से क्या होता है अलग पहचान रखता है, उस भूभाग को हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। जब भारत को आपने देखा भारत अन्य महाद्वीपों से अलग है कि नहीं है, तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम कौन कौन से हैं। जैसे उत्तर में कौन सा है बच्चों, पाकिस्तान है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में। उत्तर में कौन सा है बच्चों, नेपाल है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा उत्तर में भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है और मध्य में हम क्या है, हमारा प्यारा सा भारत है। अब बात करें हिंद महासागर को हिंदुस्तान महासागर क्यों कहा जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पे हुआ, हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर। पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की जो तट रेखा है बच्चों वो किसी भी देश की तट रेखा से अधिक लंबी है, मतलब भारत की तट रेखा अन्य देशों की तट रेखा से क्या है, हमारी लंबी है। अब बात करते हैं हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखो महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहला तो याद रखना देखना बच्चों, मैं तो आपको थोड़े पढ़ो देखो महत्वपूर्ण भारत के बारे में बता देता हूँ। उत्तर में आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, पश्चिम में हमारे अरब सागर, पूर्व में है बच्चों बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, ये दोनों ही सागर है जहाँ अधिकांश नदियां प्रवाहित होती है।
फिर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, है ना बच्चों। तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश से वगैरह देखिए म्यांमार है ना बच्चों। फिर बंगाल की खाड़ी है, फिर अरब सागर है, फिर आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा, अंडमान निकोबार है, श्रीलंका है, भूटान है, और नीचे क्या है बच्चों, हिंद महासागर है। इस तरीके की भारत की क्या है बच्चों स्थिति है। अब मध्य एशिया में देखो होता क्या है बच्चों, चीज का फायदा क्या है। तो पहले आपको देखो, मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति क्या करती है, पश्चिमी में हम लोग क्या करते हैं, इससे व्यापार कर सकते हैं, है ना। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि देशों से हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चित्र में देख भी सकते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं हिंद महासागर वास्तव की भारत की एक तरीके से वरदान है। भारत के लिए क्या है बच्चों, वरदान है। अब बात करते हैं भारत की लंबी तटरेखा के लाभ। भारत की जो तटरेखा है वो लंबी है, इसके लाभ के। तो पहला क्या है बच्चों, बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं हैं, यानी बंदरगाह यानी पोर्ट या पत्तन स्थापित किए जा सकते हैं। रोजगार बड़ी मात्रा में सृजन किया जा सकता है। इसके साथ साथ व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध कराती है ये समुद्री जो आपकी तटरेखा है बच्चों। अफ्रीका की औद्योगिक दृष्टि से जो यूरोप के विकसित क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, और संपन्न पश्चिमी एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महाद्वीप महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर ही क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो आप देख रहे हो इन सभी देशों से व्यापार करने से पहले हमें भारत से गुजरना पड़ेगा इन सभी देशों को। तो इस तरीके से भारत की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ जाती है। अब बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में स्थानीय समय में अगर 2 घंटे का अंतर देखा जाता तो ऐसा होता क्यों है। तो बच्चों देखो, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री अर्थात 2933 किलोमीटर का देशांतरी अंतर है, मतलब दूरी है। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है बच्चों, 4 मिनट। तो अरुणाचल प्रदेश 30 डिग्री पर है तो 30 डिग्री इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इस तरीके से हम किसी भी क्षेत्र का टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।